जय हिंद साथियों। तो साथियों आपका 17 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें ईबीएस और सीडीपी, ईबीएस व सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका एग्जाम 17 जनवरी को हुआ है। तो पहला प्रश्न है, चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या फिर सिक्किम में? तो किस राज्य में चांगपा जनजाति पाई जाती है, यह क्वेश्चन आपका आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिस्फेजिया रिक्त स्थान समस्या से जुड़ी एक समस्या है। तो ये जो डिस्फेजिया है ये किससे जुड़ी हुई एक समस्या है? गणितीय गणना करने की, भाषा संप्रेषण की, सुनने की या फिर देखने की? तो इन चारों में से कौन सी समस्या होती है डिस्फेजिया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, भाषा संप्रेषण की समस्या को हम डिस्फेजिया कहते हैं। अभी कोई व्यक्ति है वह अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है तो उसको कहेंगे कि यह डिस्फेजिया से ग्रसित है। अगर गणितीय गणना करने की बात करें तो डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है गणितीय गणना करने की अक्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें उस समय, या फिर कक्षा 3 में पहुंच जाए, या कक्षा 6 में पहुंच जाए, या फिर कक्षा 8 में पहुंच जाए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों जो निपुण भारत अभियान है यह स्पेशली कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जब बच्चा कक्षा 3 में पहुंच जाए उस समय उसको पठन तथा लेखन में पूर्ण निपुणता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इससे आसान क्वेश्चन तो आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन देखेंगे, बरगद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ या फिर नीम का पेड़? हम शुरू से ही इन बातों को याद करके चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर साथी हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष भी पूछ ले, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष होता है यानी कि हमारा राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? जल्दी से साथी कमेंट करें राज्य वृक्ष का नाम। तो साथियों हमारा जो राज्य वृक्ष है वो है पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर 3 में जो दे रखा है ये हमारा राज्य वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया है। तना, बीज, भ्रूण या फिर रसदार रोम? सोचो लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तना। जो लहसुन का जो तना भाग होता है वो खाया जाता है। इसकी कैटेगरी में 2 और आते हैं, जैसे प्याज हो गया आपका, प्याज का भी तना खाया जाता है, और अगर आलू की बात करें तो आलू भी तने में ही गिना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि साथियों देखने में ये लगता है कि इनकी जड़ खाई जाती है, देखने में ये लगता है कि लहसुन, प्याज और आलू की जड़ खाई जाती है, लेकिन इनके तने खाए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में प्याज पूछ ले या फिर आलू पूछ ले आने वाले एग्जाम में। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो हमारा कौन सा राज्य है यह हमें बताना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या फिर लेह और लद्दाख? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लेह और लद्दाख में इनको रेवा और लेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों का समूह चुनिए। तो कौन से 2 जो राज्य दे रखे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, चंडीगढ़, दमन और दीव, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर उड़ीसा और जम्मू कश्मीर दोनों ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश इसमें फिर आ गया तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बचता हमारा चंडीगढ़ और दमन और दीव। तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं,
इस राज्य के सापेक्ष चंडीगढ़ और उत्तराखंड का जो देहरादून है यह किस दिशा में होंगे? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शंस को पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्व करते हैं। साथियों अगर आपने भारत का मानचित्र देखा हो तो मान लिया दिल्ली हमारी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होगी। अब यहाँ से चंडीगढ़ कहाँ होगा? चंडीगढ़ होगा हमारा हरियाणा या पंजाब में, तो क्योंकि दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, तो हरियाणा हमारा यहाँ पर होता है दिल्ली से थोड़ा सा इस साइड में होता है। और आगे बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड हमारा होगा थोड़ा सा इस राज्य में, मतलब दिल्ली से हल्का सा ऊपर होगा। ये दिल्ली से हमारा क्या होगा? हल्का सा ऊपर होगा। तो दिल्ली को यहाँ से मिटाकर हम यहाँ पर बना लेते हैं, दिल्ली यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर है। तो अगर मानचित्र में बात करें तो इधर की दिशा कौन सी होती है? ये होती है ईस्ट, ऊपर की नॉर्थ और इधर की वेस्ट होगी। तो अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पर दिल्ली के बिल्कुल सीधे ऊपर लाइन ड्रॉ कर लें, तो इधर वाली कौन सी साइड होगी? तो ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो गई, उत्तर पश्चिम होगी। और इधर की कौन सी हो गई? इधर की होगी हमारी उत्तर और पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है। ये जो शहर बताए हैं 2, ये होंगे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बावड़ी का क्या अर्थ होता है? अब बावड़ी किसको कहा जाता है? कुआं, सीढ़ियों वाला कुआं, जलाशय या फिर सुंदर कुंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों बावड़ी का अर्थ होता है सीढ़ियों वाला कुआं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आपने जो पुरानी फिल्में हैं हिंदी की वो देखी होंगी कि ये कुआं होता है जिस पर पानी भरते हैं बाल्टी से, और उस पर सीढ़ियां होती हैं। उस पर क्या होती है? सीढ़ियां होती है। तो इस सीढ़ियों वाले कुएं को हम क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जननांग की उम्र क्या है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? जननांग की जो उम्र है वो है आपकी 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस पीडीएफ में जो आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में एक गलती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर शीट में आंसर लिखा हुआ वो आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, तो उसको जरा ध्यान से देख लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो पीडीएफ में गलती है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 25, 22, 23 या फिर 21। तो साथियों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये यहाँ पर हिंदी नहीं हिंदी होगा साथियों, यहाँ पर ये हिंदी होगा। तो निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी, मलयालम, संस्कृत या फिर तेलुगु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों हिंदी आपकी शास्त्रीय भाषाओं में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, और इसके ऑप्शंस हमारे पास 2 ही हैं क्योंकि जहां से भी हमें क्वेश्चंस मिले हैं उनमें ऑप्शंस नहीं थे, तो 2 ऑप्शंस इसमें हमने अपनी तरफ से रख लिए जिनमें से एक सही आंसर है। देखेंगे, एक बालक समाचार पत्र में रोचक फैक्ट जानने के लिए उसे किस प्रकार पढ़ेगा? अब अखबार में उसे रोचक चीजें पढ़नी है तो वह किस प्रकार पढ़ेगा? बारीकी से पढ़ेगा या फिर सरसरी नजरों से पढ़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा साथियों वह पढ़ेगा सरसरी नजरों से। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जेंडर की समझ बच्चे को कितनी आयु में आ जाती है? 4 वर्ष की आयु में, 10 की, 14 की या फिर 18 की? तो जेंडर की जो समझ आ जाती है साथियों बच्चों को वो लगभग 4 या 5 वर्ष की उम्र में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाठ योजना कब बनाते हैं? जिसको हम कहते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान कब बनाते हैं? शिक्षण से पहले, यानी कि जब हमें पढ़ाना हो उससे पहले बनाए, या शिक्षण के बाद बनाए, पढ़ाने के बाद? शिक्षा के दौरान, ये शिक्षण होगा साथियों, शिक्षण के दौरान बनाए, जब हम पढ़ा रहे हैं तभी बनाए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पाठ योजना बनाते हैं वो बनाते हैं हम शिक्षण से पहले, हमारी टीचिंग से पहले बनाना होता है, तभी तो उसको हम क्लास में लागू कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छात्र प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। तो कब छात्र प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं? भय से कि उनको डरा धमकाकर सिखाया जाए, या फिर उत्साह से जब उनमें रुचि हो तब सीखें, या मजबूरी में सीखें, या फिर जोर देने पर सीखें? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों छात्र प्रभावी ढंग से तब सीख सकता है जब उसमें उत्साह हो, उस चीज को जानने की उसमें ललक हो, रुचि हो, तभी तो वो आसानी से सीखेगा और प्रभावी ढंग से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, उत्साह से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विशेष जानकारी के लिए पढ़ना क्या कहलाएगा? स्कैनिंग, स्कीमिंग, व्यापक या फिर गहन? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों विशेष जानकारी के लिए पढ़ना कहलाता है स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है? तो साथियों देश की शिक्षा प्रणाली हमारी
त्रिभाषी, ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इसको हम साथियों त्रिआयामी भी कह सकते हैं, त्रिआयामी भी इसको हम कह सकते हैं अलग तरीके से। देश की शिक्षा प्रणाली अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होते, अगर आयामों की बात करते तो त्रिआयामी है। अब त्रिआयामों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो आ जाता है हमारा शिक्षक, एक हमारा शिक्षक आ जाता है, दूसरे नंबर पर हमारे छात्र आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारा आता है पाठ्यक्रम। तो ये तो थी साथियों देश की शिक्षा प्रणाली की आयामों के बारे में। अगर भाषा के बारे में बात करें तो त्रिभाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, इसके भी दो ही ऑप्शन है। कोई छात्र अखबार में किसी विषय पर जानकारी ढूंढता है तो वह क्या कर रहा है? स्कैनिंग कर रहा है, स्कीमिंग कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह जानकारी ढूंढ रहा है तो वह स्कैनिंग कर रहा है, उसको स्कैन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चा मूर्त वस्तु के बारे में तार्किक रूप से किस अवस्था में सोचता है? अब मूर्त वस्तु की बात करते हैं। मूर्त वस्तु क्या होती है साथियों? वह वस्तु जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखाई दे रही है, तो उस वस्तु के बारे में तार्किक रूप से बच्चा किस अवस्था में सोचेगा? तो जीन पियाजे के द्वारा दी गई ये 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था में सोचेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोचेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों बात करें, आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है ये किस वर्ष की आयु से लेकर किस वर्ष तक होती है? तो बच्चे में जो आयु होती है 0 से 2 वर्ष तक का होती है। और पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक होती है 11 से वर्ष से आगे तक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपके सामने। भाषा क्या है? नियमबद्ध प्रणाली है, ऐसी व्यवस्था जिसमें नियम है, या फिर एक व्याकरण प्रणाली है? तो 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा साथियों? भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद गया, उसने हिंदी भाषा के साथ वहां की भाषा समाज से अर्जित की, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाषा अर्जन कहेंगे या फिर भाषा अधिगम कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? इसको कहेंगे साथियों, अगर उसने हिंदी के साथ साथ वहां की भाषा भी सीख ली दूसरी, तो उसको कहेंगे भाषा अर्जन, जो समाज से सीखी है उसने। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, इसको भाषा अधिगम नहीं कहेंगे। तो साथियों ये थे हमारे जो आपका 17 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वो क्वेश्चंस थे। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।